हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन के फंक्शंस क्या हैं, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर, एंड वी लर्न दैट देयर आर 4 फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो और हमने वहाँ पर कोई ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम हमने वहाँ पर कोई ये पढ़ा। देखो, अब वहाँ पर को चीज़ें बढ़नी शुरू होंगी। हमने ये पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कुछ रूल्स सेट करना, जिन रूल्स की वजह से हम एक सोसाइटी में एक मिनिमल डिग्निटी के साथ लाइफ स्पेंड कर सकें। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन का में बेसिक लेवल देखा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं दे रहा है, इट इज़ गिविंग मोर देन दैट। अब वो मोर क्या है, अब वो ज़्यादा हमको क्या दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution are not only the rules and regulations controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective goods for the society। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमको कुछ रेगुलेशंस नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं दिए जा रहे हैं। ये तो रूल रेगुलेशन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है। उससे ज़्यादा क्या है, जैसे आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो नेचर को कंजर्व करने के लिए भी काम करती है, एजुकेशन के लिए भी काम करती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब के लिए भी तो काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब के बारे में बताया गया है, तभी तो काम कर रही है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की रूलिंग की, तो इंडिया में जो टॉप मोस्ट है, जो प्रायर है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी सारे काम होते हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से होते हैं। एवरीथिंग हैज़ डिफाइंड। ठीक है, हर कुछ डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि कुछ रूल्स बनेंगे जिससे लोग एक मिनिमल डिग्निटी के साथ सोसाइटी में रह सकें। इट हैज़ गिवन मोर देन दैट। इट हैज़ गिवन अबाउट हाउ टू कंजर्व नेचर। ठीक है। और एजुकेशन के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो क्या है, वैसे अगर बात करें कि एक अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट, ये हुआ था 2002 में। इसमें क्या किया गया कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मतलब एक शिक्षा का अधिकार या फिर राइट टू एजुकेशन। उससे पहले बस ये था कि शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको कभी भी एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया था। लेकिन 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इवन जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं, आर्टिकल 51 का ए, इसके अंदर 11th पॉइंट में भी इस बात को लिख दिया गया। तो 86 अमेंडमेंट 2002 से आर्टिकल नंबर 21 के ए में इन्होंने राइट टू एजुकेशन डाल दिया, और आर्टिकल 51 के ए में जो 11th पॉइंट है उसको इन्होंने उसमें भी एजुकेशन के बारे में दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इससे कुछ ज़्यादा किया, गुड फॉर सोसाइटी, ये भी देखते हैं। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपका एजुकेशन की बात हमने करी, नेचर कंजर्व करने की बात करी, ये भी क्वेश्चन का ही काम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ साउथ अफ्रीका असाइन मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दी गवर्नमेंट। इट wants the government to take measures to promote conservation of nature, make efforts to protect persons of groups subjected to unfair discrimination, and provide that the government must progressively ensure adequate housing to all, health care etc। ठीक है। तो इसका मतलब कि वो ये बताना चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम इससे भी ज़्यादा है। जो हम समझ रहे थे, जो लास्ट वीडियो में से फर्स्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में देखा कि उसके 4 फंक्शन की बात करी, लेकिन अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम इससे भी कुछ ज़्यादा है। ठीक है। इंडोनेशिया में आप देखेंगे तो वहाँ एजुकेशन को प्रायर किया गया है। ठीक है। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, मतलब फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब एक तरह का बुनियादी पहचान आप कह सकते हो। फंडामेंटल आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी। अब तो ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसने सोसाइटी को कुछ रूल्स दिए, तो इसका मतलब उन रूल्स की वजह से उनको क्या मिली, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी मिली। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी कैसे बनती है?
फंडामेंटल आइडेंटिटी बनाने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम पे कौन रूलिंग करेगा और वो कैसे रूलिंग करेगा। तो जब वो हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये वाली पार्टी हमको रूल करेगी, ये गवर्नमेंट हमको रूल करेगी, तो वो फिर अपने हिसाब से रूल करना शुरू करती है, तो हमको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है। ऑब्वियस है, देखो अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होता, हमारे पास कुछ राइट्स ही नहीं होते, तो हमारी पहचान नहीं बन पाती, आइडेंटिटी नहीं बन पाती। आज अगर आप इंडिया को, अगर पूरी दुनिया में अगर इंडिया का नाम है, ठीक है, लोग जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल आइडेंटिटी की वजह से, कि भाई लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सबको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अलग अलग तरह के रूल्स हैं, तो उससे क्या होता है, एक किसी भी सोसाइटी को फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है। और फंडामेंटल आइडेंटिटी बनाने के लिए पहली बात तो क्या कही मैंने, कि हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हु विल रूल ऑन अस, हम पे कौन रूल करेगा, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम इसमें करें, तो ऑब्वियस था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारी कुछ होप्स थे, कुछ एस्पिरेशंस थे, ठीक है, जो हम चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद ये हमको मिले, कि ऐसा इंडिया हम चाहते थे। तो इससे भी हमको एक फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है, जो हमने पहले सोचा था वही आज हो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हम पे कुछ बाउंडेशन भी लगा रहा है। अब वो बाउंडेशन लगाने का रीज़न क्या है, आप खुद ही सोचो, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन वो कहता है कि आप इस बैरियर से आगे नहीं जाओगे, आपको एक बॉर्डर लाइन दे दी कि भाई आप इसके आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रह के हमने अपना पूरा डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमको एक मोरल आइडेंटिटी भी मिलती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरह से, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से बना, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिविंग अस अ फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एक बेसिक पहचान दे रहा है, ठीक है। ये जो सबसे बेसिक प्रायोरिटी जो हमको मिलनी चाहिए वही कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है, वो अलग अलग फॉर्म पे दे रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखें, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, अलग अलग देश में जाएंगे अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं बेसिस कुछ और है, जैसे अगर आप अफ्रीका में देखें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा रहा, तो उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो रिलीजन था, कास्ट था, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, तो इन सब को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और इसमें इसी तरह के रूल्स बने ताकि इन डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जा सके, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, अब बात यह आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होता है। हमने कह तो दिया कि रूल बुक है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है। कहने का मतलब, दुनिया में दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वन इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक रिटन है, एक अनरिटन है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमने सारे रूल्स को एक बुक में लिखा, नोटबुक में लिखा, और उस बुक को बाइंड करा के बाहर से उसके कवर में लिख दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज़ कॉल्ड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा हुआ ही होता है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा नहीं दिया गया, इंडिया उसको टाइटल नहीं दे दिया गया कि ये भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, रूल्स हैं, जैसे हम बात करें ब्रिटेन की, ब्रिटेन के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास रूल्स नहीं है, रूल्स लिखे हुए नहीं हैं, उसके पास रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि बस बाइंड करा के उसने बाहर से नाम नहीं दिया उस बुक को। अगर भाई आपने कुछ लिखा और उसको कुछ नाम नहीं दिया, बस आपके पास खाली पेजेस पड़े हुए हैं, उसको कुछ नाम नहीं दे रहे हैं, तो क्या कहोगे आप? उसको अनरिटन ही कहना पड़ेगा। अगर लिख के उसको बाहर से पूरा बाइंड करा के बाहर से कुछ नाम दे दिया उस बुक का, तो उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया, ठीक है। इस गलतफहमी में मत रहना कि ब्रिटेन का हम कहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटेन हैज़ नॉट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
लिखा हुआ है, बट उसने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है, संविधान का नाम नहीं दिया है। सो डू नॉट मेक द रॉन्ग थिंग, ओके, जस्ट क्लियर विद दैट कि उसके पास भी लिखित है, रिटर्न में है, बस उसने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नाम नहीं दिया है। लेकिन इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जहाँ 22 पार्ट्स हैं, मोर देन 395 आर्टिकल्स हैं। और अगर बात करें कि अब भाई सबसे बड़े आर्टिकल की बात कर ली, तो हम ये भी कह लें कि सबसे छोटा आर्टिकल कौन सा है, तो सॉरी, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ अमेरिकाज कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ ओनली 7 आर्टिकल्स। नाउ यू विल बी कंफ्यूज कि अमेरिका अभी तो काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो इसके सिर्फ 7 आर्टिकल्स क्या मतलब होता है। हमारे इन 395 आर्टिकल्स, वैसे 395 तो बेसिक हैं, अगर ज़्यादा कहोगे तो ये 465 के आसपास पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के पास सिर्फ 7 आर्टिकल हैं और इंडिया के पास 395 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसके पीछे का अगर मैं रीज़न बताऊं, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जो 50 स्टेट्स हैं, हालांकि 51 भी बनने को तैयार है, उसके लिए भी बात है, वॉशिंगटन डीसी के लिए। तो जो 50 स्टेट्स हैं वहाँ पर को उन सब का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे अमेरिका के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और स्टेट्स को, जो 50 स्टेट्स हैं, उनको ये अथॉरिटी दे दी गई कि ये जो यू जस्ट मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी जगह के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, हम पूरे अमेरिका के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, दे हैव मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव मेड रूल्स फॉर स्टेट एंड सेंटर बोथ। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। और जो अमेरिका का है वो इसलिए छोटा है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के लिए बना है 7 आर्टिकल्स, ठीक है। बाकी 50 स्टेट्स को अपनी अपनी अथॉरिटी दे दी कि आप अपनी जगह का, अपनी लोकल का अपने हिसाब से देखिए। तो इसलिए तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का अगर हम कंप्लीट देखेंगे तो हो सकता है इंडिया से भी बड़ा हो जाए। लेकिन हम बात करते हैं, एक जनरल बात करते हैं, तो जनरल में हम कह देते हैं कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये बात करी कि क्वेश्चन किस तरह का होता है, रिटर्न होता है और एक अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी कंट्री, इफ़ एनी ऑफ द कंट्री इज़ मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो हाउ द कंट्री विल प्रोक्लेम इट, हाउ द कंट्री विल फॉलो इट, ठीक है। वो कंट्री उसको फॉलो कैसे करेगी। भाई आप भी जानते हैं, रूल बनाना के बाद रूल फॉलो करवाना या फिर फॉलो करना उससे ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन, मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन मतलब उसको उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, ये मेन है कि मोड, उसका इफ़ेक्टिव बनाने का मोड क्या रहेगा। ओके, तो ये बातें आप ऊपर वाली जो यहाँ पर की बातें आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। नाउ मोड ऑफ प्रोमुलिगेशन, हाउ टू प्रोमुलगेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, कैसे वो फॉलो होगा, इस बात के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, किन लोगों ने बनाया, किस कंडीशन में बनाया, इन विच कंडीशन दे हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है आर्मी मीन्स जो आर्मी बनाती है, या फिर हो सकता है कि जो पॉपुलर लीडर्स नहीं हैं वो बनाते हैं, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलर लीडर्स ने बनाया,
अगर इंडिया की बात करें तो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बन चुकी थी, वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी, इंडिया के आज़ाद होते समय तक वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि हर कोई सोचता था कि ये जो पार्टी है ये कुछ अच्छा करेगी, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो हमारे फेवर में होगा। तो इट वाज द बिग थिंग। ऑब्वियस है ना, अगर आपको रूल्स बना के वो लोग दे रहे हैं जो आपके पॉपुलर हैं, जो आपके फेवरेट हैं, तो ऑब्वियस है उसको फॉलो करना फिर आसान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। इंडिया ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करी। इंडिया फेस्ड अ मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। उतने सारे वॉर देखे, ठीक है, रिवॉल्ट देखे। एक बहुत ही पेनफुल जर्नी रहा इंडिया का, ठीक है, जब से ब्रिटिशर्स आए और जब इंडियन कंट्री आज़ाद हुई 1947 में, तो जो एरा था बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें जो मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी डाइवर्सिटी थी। उसमें हर अलग अलग जो सोसाइटी के ग्रुप्स थे उनमें से लोग आके वहाँ पहुँचे थे। तो एक लोगों के अंदर एस्पिरेशन थी, एक होप थी दैट दिस पार्टी विल डू समथिंग, कि ये जो पार्टी है ये अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बना के देगी। तो हुआ भी ऐसा ही। जो हमारे लीडर्स थे उन लोगों ने खुद जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो भी जानते थे कि जो आम आदमी है, नॉर्मल पर्सन है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं कहूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में दे हैव टेकन 11 मंथ एंड 18 डेज अप्रॉक्सीमेटली, हम कह सकते हैं 3 years दे हैड टेकन, ठीक है, 3 साल उन्होंने पूरे लिए। और इस 3 साल के बीच में भी बहुत कुछ हुआ। वो क्या हुआ हम देख जानते हैं, 1946, ठीक है, 1946 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1949 में बन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, ठीक है, नवंबर 1949 की बात अगर हम करें, ठीक है, तो वहाँ पर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। और इसी बीच में बहुत कुछ हुआ। अब वो बहुत कुछ क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमारे हाथ में आ चुका था। लेकिन हमने थोड़ा वेट किया। हमने 26 जनवरी 1950 को इसको अप्लाई किया, प्रोक्लेम किया। इसके पीछे का रीज़न भी एक हिस्टोरिकल रीज़न रहा। हिस्टोरिकल रीज़न क्या रहा कि 1930 में जो लाहौर समिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वहाँ पर को जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को ये डे डिसाइड किया था कि उस दिन हम अपना फ्रीडम डे बनाएंगे या फिर रिपब्लिक डे बनाएंगे, इस तरह का कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से 26 जनवरी को ही 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया या अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया कह सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोक्लेम किया। अब 1946 से 1949 के बीच में ये जो टाइम पीरियड था कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, इस टाइम पीरियड में बहुत से काम हुए, बहुत सी घटनाएं हुई, इंसिडेंट हुए। वो इंसिडेंट क्या थे कि हमारा देश आज़ाद हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि हमारा देश आज़ाद हुआ। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ड्यूरिंग दिस टाइम। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस आज़ाद होने के साथ साथ क्या हुआ कि 1947 में देश आज़ाद हुआ तो पार्टीशन हुआ। तो पार्टीशन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है, राइट्स हुए, ठीक है, रिलीजन बेस्ड राइट्स हुए। तो इन सब चीज़ों से हमारे लीडर्स ने सीखा। उनको पता चला कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमको कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना पड़ेगा जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके। तो इसीलिए 1946 से 1949 के बीच में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसी बीच 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो ये भी एक रीज़न था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज इतना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमारे लीडर्स ने ये सब चीज़ें देखी, फेस करी थी। तो दैट्स वाई आवर
कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो फ्लेक्सिबल और सो हार्ड ऑल्सो। बहुत इसको कहते भी हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी हार्ड है और काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब मिक्सचर है, जहाँ पर को इसने हार्ड होना है वहाँ पर हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है। ठीक है, अब इसके पीछे का ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो हार्ड सॉफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बाद में आके आपको पता चलेगा। ओके, so it says this refers to how a constitution comes into being, who crafted the constitution, and how much authority did they have. In many countries, constitution remain defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. The most successful constitutions like India, South Africa, and United States are constitutions which were created in the aftermath of popular national movements. Although India's constitution was formally created by a Constituent Assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. The constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of a society, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. The final document reflected the broad national consensus at the time. तो ये हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों पे बात थी। ठीक है, होता है ना कि कोई कितना अच्छा काम करेगा, इसका इस बात का फ़र्क पड़ता है कब, जब इस बात से ये बात तभी पता चलती है जब हमको पता चलता है ये किसने बनाया है। ठीक है, मतलब होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि एक तरह का ब्रांड है कि भाई आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है मेड इन चाइना कह सकते हो, ठीक है, एक है मेड इन इंडिया। मीन्स कोई ब्रांडेड ऑब्जेक्ट होगा तो हम कहते हैं ना कि भाई ब्रांडेड है तो बढ़िया होगा। तो वैसा ही आप इसमें ले सकते हैं कि पॉपुलर लीडर्स ने बनाया है तो ऑब्वियस था कि वो अच्छा ही होना था और प्रोमुलेट हो जाना था, मीन्स उसको इफ़ेक्टिव बनना ही था। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओके डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नेपाल। इसको हम लास्ट में देख लेंगे एक बार, अच्छा है ये भी। नेपाल के बारे में आपको समझ में आएगा कि नेपाल और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और फिर यहाँ कितनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हुआ ये भी हम देखेंगे। ठीक है, द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जो सब्सटेंशियल प्रोविज़न है यानी कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं। ठीक है, अब खुद ही सोचिए जो फंडामेंटल या फिर सब्सटेंटिव प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होंगे। सबसे पहले तो यही होगा ना कि जो लोग हैं वो आपस में डिग्निटी के साथ रहें। ठीक है, और जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ट्रेसपास न करे। सबसे बड़ा सबसे सब्सटेंटिव प्रोविज़न तो यही होना चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और जो रिचेस्ट लोग हैं वो पुअरेस्ट को न दबाएं, ये कुछ सब्सटेंटिव प्रोविज़न्स हैं। ठीक है, और इसके लिए ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, it is a hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reason to go along with its provisions. A constitution that, for instance, allowed permanent majorities to oppress minority groups within the society would give minorities no reason to go along with the provision of the constitution. Or a constitution that systematically privileged some members at the expense of others, or that systematically entrenched the power of small groups in the society, would cease to command allegiance. If any group feels their identity is being stifled, they will have no reason to abide by the constitution.
No constitution by itself achieves perfect justice, but it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice. Now just think कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बारे में कितनी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, और हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब है, ये इतना सब कुछ दिया है, ठीक है. अब सवाल ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट क्यों करें, मतलब हम इतना कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने, उसकी बातों पर इतना गौर क्यों करें. वाई वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. वी शुड हैव अ रीज़न फॉर दैट ना. हमारे पास कोई रीज़न भी तो होना चाहिए फॉर दैट. व्हाट इज़ द रीज़न. तो ऑब्वियस है, अब खुद ही सोचिए, अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जिसके अंदर मेजॉरिटी को हमने राइट्स दे दिए कि वो माइनॉरिटी को दबाए, उसको ट्रेसपास करे, तो माइनॉरिटीज़ के पास तो कोई ऐसा रीज़न ही नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे. तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हर एक पर्सन को, हर एक मेंबर को, सोसाइटी के हर एक मेंबर को क्या करे, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न दे जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो पाएगा, फॉलो हो पाएगा. तो ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आप कह सकते हो उनको, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा, सारी हिस्ट्री देखी, सब कुछ फेस किया. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ऐसा बनाया कि हर एक मेंबर को, सोसाइटी के हर एक मेंबर को, कंट्री के हर एक मेंबर को कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न दिया जिससे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे. आज हमारे देश में जितने भी काम होते हैं, हम हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होते हैं, और हर एक पर्सन, एवरी पर्सन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कंट्री रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. हर कोई रिस्पेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको रूल्स ही कुछ इस तरह के दिए, कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा बना के दिया है कि हर एक पर्सन के पास कुछ ना कुछ रीज़न है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करे. ऑब्वियस है ना, जहाँ पर को मेजॉरिटी को सारी पावर दे दी जाएगी और माइनॉरिटी दब के रह जाएगी, तो माइनॉरिटीज़ क्यों फिर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है. ये तो लॉजिकल बात है. ओके, डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ this question: what would be the content of some basic rules in a society such that they gave everyone a reason to go along with them? The more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, and more likely it is to succeed. Does the Indian constitution, broadly speaking, give everyone a reason to go along with its broad outlines? After studying this book, one should be able to answer this question in the affirmative. ओके, अभी इस बात का हमको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या ऐसा है, लेकिन आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दिस होल बुक, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द एफर्मेटिव सेंस, ठीक है. एफर्मेटिव सेंस में ही आप इसका आंसर कर पाओगे, आप नेगेटिव सेंस में इसके जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको जो रूल्स बना के दिए हैं, जो हमारे लिए सोसाइटी के लिए जो स्टेट को ड्यूटीज़ दी गई हैं, वो ड्यूटी कुछ ऐसी हैं कि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा कि आप कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल पाओ. ओके, तो फिर इसके बाद की बातें वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो अभी आपको यहाँ पर को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कम मिलेगा, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे तो ये जितनी बातें यहाँ पर एक आइडियल बात की जा रही है, वी आर टॉकिंग आइडियलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो आइडियलिटी है, जो आइडियल बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे. आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो बात हम कह रहे हैं, व्हाट वी आर टॉकिंग हेयर, इट इज़ टोटली ट्रू. ओके, so next, balance institutional design, then how the question made, कैसे बना, कैसे फ्रेम हुआ, ठीक है, उसका फॉर्म कैसा है, ये सब हम इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू.